नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी में एक टॉपिक हम देखेंगे जो कि है ग्रीन इकोनॉमी। बहुत ही चर्चित वर्ड है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम इस सेशन में समझेंगे ग्रीन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ। ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, यूएन के प्रयास क्या क्या रहे फर्स्ट टाइम ग्रीन इकोनॉमी में, सिद्धांत क्या है ग्रीन इकोनॉमी का, सम ग्लोबल एग्जांपल्स, किस किस देश ने क्या काम किए ग्रीन इकोनॉमी में, इंडिया की जो नीड है वो ग्रीन इकोनॉमी में क्यों है, और भारत की हरित वित्त अर्थव्यवस्था क्या है और आगे के सालों में क्या होने वाली है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर रिलेवेंट जो कंसेप्ट हैं जैसे कि कार्बन मार्केट क्या होता है, ग्रीन एंड ब्लू कार्बन क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कार्बन स्पेस क्या है, अर्थ आवर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार लगभग करंट अफेयर में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, भारत में हरित भवन मूल्यांकन की प्रणाली क्या क्या है, लीड्स क्या है, आईजीबीसी क्या है, ग्रह क्या होता है, और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, और सबसे लास्ट में हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा से संबंधित जो चिंताएं हैं। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा कवर करेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है, या कार्बन टैक्स क्या होता है, या कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में पहले पूछा जा चुका है, कार्बन स्पेस क्या होती है, ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनकी डिफिनीशन को लेके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं। तो वो सारे आपके लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर की मुख्य परीक्षा में जो आप निबंध लिखेंगे वहां पे पर्यावरण का एक सेगमेंट रहता है, उस सेगमेंट में भी आप इन सारी चीजों को आसानी से कोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप वहां पे इनको लिखकर इनका यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निम्न कार्बन हो, संसाधन कुशलता होनी चाहिए, सामाजिक रूप से वो समावेशी हो। ये 3 पॉइंट से आप ग्रीन इकोनॉमी को बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसको लैंग्वेज के रूप में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि हरित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, एक निम्न कार्बन यानी जो लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट दैट इज संसाधन कुशल, एवं सामाजिक रूप से समावेशी यानी सोशली इंक्लूसिव अर्थव्यवस्था से है। यह वृद्धि एवं विकास का एक वैकल्पिक क्या है, दृष्टिकोण है जो सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप और अनुकूल है। समझ में आ गया? ये 3 वर्ड याद रखिएगा कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें निम्न कार्बन हो, संसाधन कुशलता हो और सामाजिक रूप से वो समावेशी हो, दैट इज हम उसको कहेंगे कि ये एक ग्रीन इकोनॉमी है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन के प्रयास क्या रहे ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के। ठीक है, तो देखिए, हरित अर्थव्यवस्था अगर आप इसके वर्ड को कहें कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1989 में यूके में वहाँ के कुछ जो पर्यावरणविद थे, वहाँ की सरकार को सतत विकास के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था ब्लूप्रिंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 2008 में यूएनईपी ने हरित अर्थव्यवस्था की पहल शुरू की। जून 2009 में कोपेनहेगन में ग्रीन इकोनॉमी का समर्थन किया गया। ठीक है, जो कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में घोषणा हुई थी कि जिसमें अनेक संकटों के समाधान के रूप में कहा गया था कि ग्रीन इकोनॉमी का वहां पे समर्थन किया गया। उसके बाद 2012 में रियो प्लस 20, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वहां पे आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो प्लस 20 के दो उसमें केंद्रीय विषयों में से एक विषय क्या था मैं आपको बता देता हूँ। वो था सतत विकास तथा निर्धनता उन्मूलन के संदर्भ में क्या, ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यूएन के प्रयास रहे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अब इसका सिद्धांत क्या होता है। डेफिनेशन आपने देखी, यूएन के प्रयास आपने देखे, और इसके सिद्धांत क्या है। तो मेनली सिद्धांत इसका क्या है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो जन कल्याण से प्रेरित हो, यानी जहाँ पे जन कल्याण हो यानी वेल बीइंग ऑफ पीपल हो, या आप ये कह सकते हैं कि जन केंद्रित हो यानी पीपल सेंट्रिक हो। इसका उद्देश्य क्या है कि वास्तविक और साझी समृद्धि का निर्माण करना है, तो उसको हम कहेंगे ये जन कल्याण है। उसके बाद फिर दूसरा जो वर्ड आता है जस्टिस का यानी न्याय का। तो ये क्या करे, एक इंक्लूसिव और गैर भेदभाव पूर्ण होती हो ऐसी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे ग्रीन इकोनॉमी। उसके बाद तीसरा इसका पार्ट है ग्रही सीमाएं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक समावेशी हरित अर्थव्यवस्था
प्रकृति के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी मूल्यों की पहचान करती हो और उसका पोषण करती हो, उसको हम कहेंगे ग्रहीय सीमाएं। उसके बाद इसका जो चौथा पॉइंट है वो कुशलता एवं प्रचुरता। देखिए ये सब बिल्कुल पॉइंट याद रखिएगा, भूलने वाली चीज नहीं है ये। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगी तो निबंध में आप अपने लेखन शैली के हिसाब से जहां भी इसको आपको अच्छा लगे आप उनको वहां पे कोट कर सकते हैं। ठीक है। कुशलता और प्रचुरता, इसका मतलब क्या होता है? देखिए एफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी दोनों का वर्ड मतलब ये होता है कि इनका सस्टेनेबल कंजम्पशन के साथ साथ इनका क्या हो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन भी होता हो, उसको हम कहेंगे कुशलता और प्रचुरता। उसके बाद फिर क्या आएगा? सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या हो कि जो ग्रीन इकोनॉमी हो कैसी हो, वो सबसे पहली चीज तो क्या हो, इंटीग्रेटेड हो। ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत, और उसके बाद अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल, अब अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए उस पर, है ना। और उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है लोचशील होना चाहिए। लोचशील का मतलब वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से उसको चेंज किया जा सके। तो ये जो है सिद्धांत हैं ग्रीन इकोनॉमी के, क्या क्या? तो सबसे पहली चीज़ तो वेल बीइंग ऑफ पीपल्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो जस्टिफिएबल होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि वो उसकी ग्रही सीमाएं होनी चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि वो उसकी एफिशिएंसी और सफिशिएंसी होनी चाहिए। और जो पांचवी चीज़ है वो गुड गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत के ऊपर टोटली पूरी जो ग्रीन इकोनॉमी है वो बेस्ड है। ओके। चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, या हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल के कुछ एग्जाम्पल जहां पे ग्रीन इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया गया या कुछ उसके बारे में काम किया गया है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बारे में। ये सारी चीज़ें आप निबंध में या मुख्य परीक्षा में लिखते समय आसानी से इसको कोट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जीडीपी का 2% उन्होंने कहा है कि हम अपना जो है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इसमें निवेश करेंगे। ऐसे ही मैक्सिको में कहा गया है। तो मैक्सिको में जो बस रैपिड ट्रांजिट चलाएगी, बीआरटी चलाएगी, वहाँ पे क्या था कि मतलब जो यातायात की गंभीर समस्या थी उससे निपटने के लिए इसको लागू किया गया। अब इसमें ये किया गया था कि मतलब बसों और सड़कों को ये कहा गया कि उनके लिए एक निर्धारित पथ होना चाहिए, वो उसी पे जाएंगे और उसी पे आएंगे। इससे क्या हुआ कि मतलब एक तो वायु प्रदूषण कम हुआ और जो उनका समय लगता था वो सारी चीज़ें कम हुई, तो वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद चाइना में उन्होंने कहा कि मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा निवेश किया है। उसके बाद ऐसे ही नामीबिया में जो प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने अच्छी तरीके से प्रबंधन किया है। तो इन सारी चीज़ों से ग्रीन इकोनॉमी काफ़ी थोड़ा आगे बढ़ी है वर्ल्ड लेवल पे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में इसकी क्या आवश्यकता है, भारत में फाइनली क्या आवश्यकता है ग्रीन इकोनॉमी की। तो सबसे पहली चीज कि स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए भारत में। दूसरा, ऊर्जा सेवाओं तक बेहतर पहुंच होनी चाहिए सभी की। तीसरी चीज, ऊर्जा संसाधन की क्षमता होनी चाहिए। और जो चौथी चीज है वो है जैविक कृषि। इन 4 पॉइंट से आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके पूरा लिख सकते हैं। तो इंडिया में ये सारी चीजें इसकी आवश्यकता है। इसके बाद देखते हैं कार्बन मार्केट। देखिए सबसे पहले इसकी जो अवधारणा आई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में सीडीएम यानी ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तत्वों को इसमें शामिल किया गया था। अब उसमें ये कहा गया था कि मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा है जो कार्बन का निम्न उत्सर्जन कर रहा है, तो वहाँ पे एक मार्केट को डेवलप किया जा सकता है। उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। जो कम कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है उसको प्रोत्साहन दिया जाए, जो ज़्यादा कर रहा है उसको थोड़ा पनिशमेंट किया जाए, है ना। तो इस तरह से एक कार्बन मार्केट को जनरेट किया जाए। अवधारणा इसकी शुरू हुई क्योटो प्रोटोकॉल से 1997 में, और वो सीडीएम यानी जो क्या कहते हैं उसको, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। इसके बाद जो ग्रीन एंड ब्लू कार्बन क्या होते हैं? तो ग्रीन कार्बन क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित वह कार्बन जो पौधों मृदा में संग्रहित हो उसको कहते हैं ग्रीन कार्बन। और जब यही कार्बन तटीय समुद्री परितंत्र के मैंग्रोव वन आदि चीजों में जमा होता है तो उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। डेफिनेशन याद रखिएगा। ठीक है। देखिए यूएन की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 55% जो कार्बन है वो समुद्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसमें भी 50 से 70% जो मतलब CO2 है वो एक्सेप्ट किया जाता है, वह लिया जाता है, वो समुद्री वनस्पतियों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें कार्बन क्रेडिट क्या होता है? तो ये सिंपल एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र होता है। आप ये कह सकते हैं कि मतलब एक आज्ञा पत्र है जो क्या करता है, जो धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। ठीक है। मतलब सिंपल वही हुआ कि अगर कोई भी संस्था है उसके कार्यों हेतु प्रदान किए कार्बन उत्सर्जन मानक स्तर को
कम कार्बन उत्सर्जन करती है, तो वो क्या कार्बन क्रेडिट। जैसे मान लिया ये एक संस्था ए है और ये एक संस्था बी है, तो इनसे कहा गया कि आप 5 यूनिट तक कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। तो इन्होंने 3 यूनिट ही कार्बन उत्सर्जन किया और इनका 6 यूनिट कार्बन उत्सर्जन हो गया, तो इनको 2 यूनिट का ये क्या मिल गया, ये क्रेडिट मिल गया। ठीक है, अब ये जो क्रेडिट इनको मिल गया, तो ये आके बाद में फिर उसको कार्बन ट्रेडिंग में यूज करेंगे, यानी उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना। यानी कार्बन क्रेडिट को जो खरीद बिक्री की अवधारणा में ले आए, तो उसी को हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। और कार्बन ट्रेडिंग की सबसे पहले अवधारणा यूएनईपी ने 1970 में दी थी। अब दो टाइप से उसको खरीदा बेचा जा सकता है, ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर हो सकता है। सबसे पहला उत्सर्जन व्यापार के रूप में, यानी किसी देश या संस्था द्वारा अपनी उत्सर्जन सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करने पर शेष अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन क्षमता को ऐसे देश या संस्थाओं को बेचना जिन्होंने क्या किया है, निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन किया, इसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन व्यापार। और दूसरा जो है ये समायोजन व्यापार, मतलब अगर कोई भी संस्था है या कोई भी स्थान है जहाँ पे जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव शुरू किया जाता है, तो उसको कहा जाता है समायोजन व्यापार। इसके बाद कार्बन टैक्स, तो ये क्या है, तो ये एक हरित गैस प्रदूषण द्वारा उत्सर्जन पर एक कर लगाया जाता है। यूएनएफसीसीसी ने इसका उल्लेख किया है और ये दो टाइप से किया जाता है, एक तो जीवाश्म ईंधनों के उपभोग पर लगाया जाता है, दूसरा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है वहाँ पे लगाया जाता है, तो ये कार्बन टैक्स ये होता है। इसके बाद कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेज, उसमें भी CO2 की वह मात्रा जो किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था, संगठन द्वारा निर्गत की जाती है, उसको कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। पीछे यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। ठीक है, ये प्रश्न आया है, प्रीलिम्स में ही पूछा गया है। इसके बाद कार्बन स्पेस, तो पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता को ही कार्बन स्पेस कहा जाता है, यानी कितनी कार्बन को वो मतलब सिंपल सी बात है, पृथ्वी है तो उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो कार्बन का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं कर सकती है, तो जितनी सीमा है उसी को उसको क्या कहा जाएगा, कार्बन स्पेस कहा जाएगा। इसके बाद अर्थ आवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने इसको शुरू किया था और उस समय प्रत्येक मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया गया था। उसमें ये कहा गया था कि जो भी अनावश्यक लाइटें हैं, मतलब जो यूज़ की नहीं, उनको बुझा दिया जाए। इसके बाद अर्थ ओवरशूट डे पब्लिश हो रहा है हर बार, तो 2024 में भी पब्लिश हुआ और ये कब हुआ, तो 1 अगस्त को हुआ और इसको पारिस्थितिकी ऋण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा दी थी एंड्रयू सिम्स ने 1987 में, और तब पहला जो अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था वो 19 दिसंबर को मनाया गया था, अभी 1 अगस्त को मनाया गया 2024 का। इसके बाद फिर ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, हरित भवन। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लिया जो परंपरागत भवन निर्माण होता है उसमें कहा गया है कि 40% अधिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, 24% अधिक CO2 का उत्सर्जन होता है, पानी ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। तो अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों का मतलब थोड़ा कम लगेगा। और ये मेनली काम किस लिए किया जाता है कि ऊर्जा संकट को कम करने के लिए ही ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा का यूज किया जाता है। इसके बाद भारत में हरित भवन मूल्यांकन प्रणाली, अब कैसे बताएंगे कि कौन सा ग्रीन बिल्डिंग है, कौन सा ग्रीन बिल्डिंग नहीं है, तो उसके लिए 3 मानक है। सबसे पहला लीड्स है। अब लीड्स क्या होता है, तो लीड्स जो है ये यूनाइटेड नेशन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी USGBC की एक पहल है और ये वैश्विक स्तर पर प्रशासित एक हरित गृह मूल्यांकन प्रणाली है। अब इसमें कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, थर्ड पार्टी इसका इंस्पेक्शन करती है, संरचना है, ऊर्जा बचत है, जल कुशलता है, CO2 का एक्सेस है, कितना हुआ है, इसके बेसिस पे एक रैंकिंग मिलती है। तो इसमें 4 टाइप की रैंकिंग मिली है। पहली जो है वो सर्टिफाइड होती है और इसमें जो अंक दिए जाते हैं वो 40 से लेकर 49 तक का। दूसरा जो है वो सिल्वर दिया जाता है रैंक, जिसमें 50 से 59 तक के अंक मिलते हैं। तीसरा जो है वो गोल्ड दिया जाता है और इसमें 60 से 79 तक के अंक हैं। और चौथा जो दिया जाता है वो प्लैटिनम दिया जाता है। तो ये रैंकिंग दी जाती है, 80 से अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उसको प्लैटिनम दिया जाएगा। और ये लीड है मतलब USGBC की एक पहल है। ठीक है, भारत में हरित भवन परिषद, तो IGBC ये किसका भाग है, तो जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII का भाग है, उसकी स्थापना हुई 2001 में। देखिए, अगर इसके लक्ष्य की आप बात करें तो सभी के लिए संधारणीय निर्माण परिवेश का सृजन करना और 2025 तक भारत को सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट के
ग्लोबल लीडर्स की श्रेणी में लाना है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब उसी के आधार पर फिर से यहाँ पे मतलब एक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है इंडिया में, वो भी प्रमाणित है। दूसरे नंबर पर जो रजत है, तीसरे नंबर पर जो गोल्ड है और चौथे नंबर पर प्लैटिनम है। उसमें अलग अलग श्रेणियों में मतलब जैसे प्रमाणित कहा गया तो उसको सबसे बेहतर कहा जाता है, और रजत के लिए फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन है, तीसरे नंबर पर स्वर्ण है तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता की पहचान के लिए कहा जाता है, और चौथा जो है प्लैटिनम, उसमें विश्व स्तरीय नेतृत्व की पहचान हेतु यानी ग्लोबल लीडरशिप की श्रेणी में उसको रखा जाता है। इसके बाद है ग्रह, GRIHA यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो TERI यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये दोनों चीज़ों को मिला के किया जाता है, और इसमें कुछ बाध्यकारी मापदंडों के साथ साथ 34 मापदंडों का प्रयोग करके ये मतलब किसी भी बिल्डिंग को ये रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक जो ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र होता है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, इसी के बाद उसमें फर्स्ट स्टार से लेके 5 स्टार तक का रैंक प्रदान किया जाता है, और जिसमें पर्यावरण सुरक्षा सहित जो हरित गृह गैस उत्सर्जन में कमी लाना, ऊर्जा की खपत में कमी करना, और जो प्राकृतिक संसाधनों में मतलब कम से कम यूज हो सके, वो सारी चीज़ें की जाती है, और इसी के आधार पर उनको एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में इसमें है हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा से संबंधित चिंताएं। अब क्या क्या है, अब सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या हरित अर्थव्यवस्था अफोर्डेबल है यानी बहनीय है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के आजकल के दौर में जो विकासशील देश हैं उनकी खास तौर पे चिंता यही रहती है कि मतलब वो अच्छा खासा इकोनॉमी में कर सकें, उनका जो लोग है उसको मतलब रोजगार दे सकें और सारी चीज़ें उनसे निकाल सकें। वो अभी ग्रीन जो इकोनॉमी है इसके बारे में सोचने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक वृद्धि, निर्धनता को कम करना, ये दो बाधाएं विकासशील देशों के सामने बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक इन सारी चीज़ों से नहीं वो निपट लेंगे तब तक वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ उतने तेज़ी से ध्यान नहीं दे सकते कि जैसा कि अभी जो विकसित देश हैं वो कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसकी भी विकासशील देशों में कमी है। इसलिए क्या है कि भविष्य में जो बाजार के प्रति स्पर्धात्मक रूप से वो पिछड़ जाएंगे, और फिर कुछ अन्य देशों को लगता है कि मतलब जो हरित अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों का मतलब एक दिखावा मात्र, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, और विकासशील देशों के निर्यात पर हरित व्यापार बाधाएं यानी जो ग्रीन ट्रेड बैरियर्स ये सब लगाने के उसमें जो हैं विकसित देश हैं, तो इस वजह से भी विकासशील देश थोड़ा सा इसमें इच्छुक नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के। तो ये पूरा डिटेल ग्रीन इकोनॉमी के बारे में 360 हमने यहाँ पे कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करिएगा। देखिए ये सिंपल एक टॉपिक था ग्रीन इकोनॉमी, अब इसका यूज आपको करना है। आप प्रीलिम्स में कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं, या अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं, या अपने एस्से में कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर है। क्योंकि टॉपिक ग्रीन इकोनॉमी जो है वो तो यही है, इसमें सारा सब कुछ जो भी था वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको परीक्षा के लिए यहाँ पे मिलते रहेंगे। बाकी शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।